ओके, सो जब भी हम मार्केट जाते हैं हम अक्सर ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिन पर लिखा होता है प्योर, जैसे प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर जूस। हम सोचते हैं इसका मतलब है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ये जो ग्लास ऑफ मिल्क आपको दिख रहा है, क्या ये साइंटिफिकली प्योर है? सोचो जरा, इसका जो आंसर है ना, वो शायद आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर देगा। तो देखिए यहाँ हमारे लिए एवरीडे मीनिंग क्या है। प्योर का मतलब है कि भाई कोई अडल्टरेशन नहीं है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स नहीं किया गया है, सिंपल। लेकिन साइंस में प्योर का मतलब है कि वो सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स, और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अब समझे? इसीलिए मिल्क जिसमें वाटर, फैट, प्रोटीन्स और न जाने क्या क्या होता है, वो साइंटिफिकली प्योर नहीं है, वो एक मिक्सचर है। तो आखिर अगर मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है तो फिर वो है क्या? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन को एक बिग पिक्चर के तौर पर देखना पड़ेगा। तो चलिए इस प्योर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये इस चैप्टर का रोड मैप है, समझ लीजिए। देखिए, केमिकली हम सारे मैटर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर्स, जिनको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। फिर देखो, प्योर सब्सटेंसेस आगे दो हिस्सों में बढ़ते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और ऐसे ही मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हम इन सबको एक एक करके आराम से डिटेल में समझेंगे। So what exactly is a pure substance? Well, a pure substance is basically made of only one single type of particle. इसका मतलब है कि उसके सारे constituent particles, for example, every single particle in a bar of pure gold has the exact same chemical nature. And a crucial point here is कि इन्हें आप किसी भी physical process like filtering or boiling से अलग-अलग substances में separate नहीं कर सकते। तो इन प्योर सब्सटेंसेस को उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हम दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। एन एलिमेंट इज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये इतना बेसिक है कि इसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे ए, बी, सी से सारे वर्ड्स बनते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स से सारा मैटर बनता है। दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। सोचने वाली बात है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। Well, as of today, we know of more than 118 elements, which are all arranged in the periodic table. इनमें से around 92 elements naturally मिलते हैं, जैसे oxygen, iron, and gold. The rest are man-made, which scientists have created in laboratories. अगर हम इन एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट की बात करें एट रूम टेम्परेचर, तो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द गैस स्टेट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ only two elements are liquid at room temperature, mercury, which is a metal, and bromine, which is a non-metal. इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, this is very often asked in exams. अब इन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, non-metals, and metalloids, each with their own distinct characteristics. सबसे पहले metals. So what are the properties of metals? First, they are lustrous, yani they have a shine, just like gold or silver jewelry. Second, they are good conductors of heat and electricity, which is why cooking utensils and electric wires are made of metals. This happens because they have free electrons. Third, they are malleable, which means you can beat them with a hammer into thin sheets like aluminum foil. Fourth, they are ductile, yani they can be drawn into thin wires like copper wires. Fifth, they are sonorous, which means when you hit them, they make a ringing sound, just like your school bell. And as we just discussed, metals are usually solid with that one exception of mercury. अब आते हैं नॉन मेटल्स पर। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से प्रीटी मच द ऑपोजिट होती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे हैव अ डल अपीयरेंस, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नीदर malleable nor ductile. In fact, they are brittle, यानी they break when hit. They are not sonorous either. और इनकी physical state can be solid, liquid or gas. For example, carbon is a solid, oxygen is a gas, and here too we have that exception, bromine, which is a liquid nonmetal. This table right here clearly summarizes the differences between metals and nonmetals. It compares every property side by side, which is really helpful for understanding the concepts and for remembering them for your exams.
हमारी तीसरी कैटेगरी है मेटलॉइड्स। These are elements whose properties are somewhere in between metals and non-metals. They have intermediate properties. For example, take silicon. It looks shiny like a metal, but it's not a very good conductor of electricity, which is why it's called a semiconductor. And this property makes it extremely useful in making computer chips and smartphone processors. After elements, the second type of pure substance is a compound. Now, a compound is a substance composed of two or more elements, but there are two very important phrases in its definition: chemically combined and fixed proportion. The best example for this is water, H2O. Hydrogen is an element, and it's a highly flammable gas, meaning it catches fire easily. Oxygen is also an element, a gas that supports combustion, meaning it helps things burn. लेकिन जब ये दोनों chemically combine होते हैं in a fixed 2:1 ratio, तो बनता है water. And look at the property of water. It's a liquid that puts out fire. So, the crucial point is that the properties of a compound are completely, entirely different from its constituent elements. And another important thing is that once a compound is formed, you can't separate its elements using simple physical methods like filtration or evaporation. To separate them, you need chemical methods or electrochemical reactions like electrolysis. That's because a very strong chemical bond is formed between their atoms. अब इन कंपाउंड्स को भी उनकी कॉम्पोजिशन के बेसिस पर दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में। हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो एक ग्लास नींबू पानी हो, हवा में जो धुंध होती है, या फिर स्टैचूज में यूज होने वाला ब्रॉन्ज, ये सब कुछ साइंटिफिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मिक्सचर? वेल, इन सिंपल वर्ड्स, जब आप दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनी रेशियो, मतलब पानी में आप 1 चम्मच चीनी मिलाएं या 4 चम्मच, वो मिक्सचर ही कहलाएगा। इसका कोई फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, अनलाइक अ कंपाउंड जैसे वाटर, जिसका फॉर्मूला यू नो इट हमेशा H2O ही रहता है। ओके, सो जब ये सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं तो दो तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें कंपोनेंट्स इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। आप बता ही नहीं सकते कि उसमें क्या क्या मिला है। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर कंपोनेंट्स अलग अलग दिखते हैं। यू कैन एक्चुअली सी द फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। चलो इसे एक सिंपल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से विजुअलाइज करते हैं। इमेजिन आप पानी में नमक घोल रहे हैं। एक बार नमक पूरी तरह घुल जाए, उसके बाद क्या आप नमक के पार्टिकल्स को देख सकते हैं? नहीं, राइट? आप ग्लास में से कहीं से भी एक सिप लेंगे, टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा। यही है होमोजीनियस। अब सोचिए, आप उसी पानी में तेल डाल देते हैं, क्या होगा? तेल ऊपर तैरता रहेगा, एक अलग सी लेयर बनाकर। आपको साफ साफ पानी और तेल दोनों दिखेंगे। ये है हेटेरोजीनियस। अब वो जो हमारा नमक पानी वाला एग्जाम्पल था ना, जहां सब कुछ एकदम परफेक्टली मिक्स हो गया था, वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। साइंस में इसे हम एक खास नाम से जानते हैं और वो है सॉल्यूशन। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब देखो, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल्स का मतलब समझो। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, वहां तो मिक्सचर यूनिफॉर्म है ही, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है कि अगर आप उसे एक सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे ना, तब भी हर जगह पार्टिकल्स एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। दैट्स परफेक्ट मिक्सिंग। यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। जैसे ही हम सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं, हमारे दिमाग में पानी जैसी कोई लिक्विड चीज आती है। बट गेस व्हाट, दिस इज अ मिथ। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होते, वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी। चलिए अब तीनों स्टेट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे कॉमन है लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे आपकी सोडा वाटर की बॉटल। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में पूरी तरह इवनली डिसॉल्व्ड रहती है, इसलिए ये एक लिक्विड सॉल्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल है। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस पर। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलॉयज। एलॉयज क्या है? ये 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे कि ब्रास, जिसे हम पीतल भी कहते हैं, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है।
आपको ब्रास के किसी बर्तन में कहीं भी अलग से कॉपर या जिंक नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक दूसरे में मिक्स्ड हैं। और फाइनली गैसियस सॉल्यूशन, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे चारों तरफ है, एयर। हवा में मेनली 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में दूसरी गैसेस हैं। ये सारी गैसेस आपस में इतनी परफेक्टली मिक्स्ड हैं कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी एक गैसियस सॉल्यूशन। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में सोडा वाटर, ब्रास या एयर, हमने देखा कि हमेशा एक चीज दूसरी चीज में डिसॉल्व हो रही है। एक सॉल्यूशन को ठीक से समझने के लिए इन दो पार्ट्स को उनके साइंटिफिक नाम से जानना जरूरी है, और वो नाम है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलता है, यानी डिसॉल्व्स करता है। इसको पहचानने का एक सिंपल रूल है कि ये यूजुअली लार्जर अमाउंट में होता है। सिंपल भाषा में सॉल्वेंट वो है जो घोलता है। और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो हिस्सा है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व्ड होता है, यानी घुलता है। ये हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है। तो याद रखो, सॉल्वेंट घोलता है और सॉल्यूट घुलता है। सिंपल। चलो इस टेबल को आराम से देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट, शुगर सॉल्यूशन। इसमें चीनी कम मात्रा में है और घुल रही है, तो वो है सॉलिड सॉल्यूट। पानी ज्यादा है और चीनी को घोल रहा है, तो वो है लिक्विड सॉल्वेंट। सेकंड, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये एक एंटीसेप्टिक है जो चोट पर लगाते हैं। इसमें सॉलिड आयोडीन, जो कि सॉल्यूट है, को लिक्विड अल्कोहल, जो कि सॉल्वेंट है, में डिसॉल्व किया जाता है। थर्ड, एरेटेड ड्रिंक्स। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट को वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। और लास्ट, एयर। यहाँ नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 78%, इसलिए वो सॉल्वेंट है, और ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस कम है, इसलिए वो सब सॉल्यूट्स हैं। ओके, तो अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान सकते हैं, बट आखिर किसी मिक्सचर को एक ट्रू सॉल्यूशन क्या चीज बनाती है? इसे समझने के लिए हमें उसकी कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज को समझना होगा। ये टॉपिक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सो पे क्लोज अटेंशन। पहली प्रॉपर्टी तो हम पहले ही जान चुके हैं, अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब है कि अगर आप चीनी पानी के सॉल्यूशन को एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए भी छोड़ दें, तो चीनी नीचे नहीं बैठेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इतने परफेक्टली मिक्स्ड हैं कि ग्रेविटी उन्हें अलग नहीं कर पाती। दूसरी प्रॉपर्टी, एंड दिस वन इज द मोस्ट क्रूशियल ऑफ ऑल, इज द पार्टिकल साइज। सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज अनबिलीवेबली छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक ह्यूमन हेयर लगभग 80,000 नैनोमीटर्स मोटा होता है। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप इन्हें एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और यही छोटा साइज अगले दो प्रॉपर्टीज का मेन रीजन है। याद है हमने कहा कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं? वेल, इतने छोटे होने की वजह से वो अपने रास्ते से गुजर रही लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाते, यानी फैला नहीं पाते। लाइट उनसे टकराए बिना उनके बीच से सीधे निकल जाती है। इसलिए जब आप एक सॉल्यूशन के थ्रू टॉर्च की लाइट पास करेंगे, आपको लाइट का पाथ उसके अंदर विजिबल नहीं होगा। इस लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो कि ट्रू सॉल्यूशंस शो नहीं करते। और आखिरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो फिर से पार्टिकल साइज से ही जुड़ी हुई है, आप एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को नॉर्मल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। एक फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स उन पोर्स से भी हजारों गुना छोटे होते हैं। इसलिए वो सॉल्वेंट के साथ आसानी से उस पेपर के पार निकल जाते हैं, बिल्कुल जैसे पानी निकलता है। फिल्ट्रेशन उन्हें रोक ही नहीं पाता। डिस्कस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन को ठीक से समझने से पहले ना हमें 3 बेसिक टर्म्स बिल्कुल क्लियर करने होंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। चलो सोचो कि आप नींबू पानी बना रहे हो, तो जो चीज आप घोल रहे हो, जैसे कि चीनी या नमक, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिस चीज में घोल रहे हो यानी पानी, वो कहलाता है सॉल्वेंट। फिर जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है एकदम परफेक्टली, तो जो फाइनल मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है ना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू अ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन होता क्या है? देखो, ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ड फॉर वर्ड ऐसे ही याद कर लेना।
बेसिकली इसका मतलब है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है। आसान भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं इस एक ग्लास पानी में कितनी चीनी है, तो मैं आपसे उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ही पूछ रही हूँ। कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है कि एक सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर ना हम सॉल्यूशंस को जनरली 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। मान लो आपने एक ग्लास पानी लिया और उसमें सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाली। इसमें सोल्यूट यानी चीनी का अमाउंट कम है, तो ये कहलाएगा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सोचो, आपने उतने ही पानी में 4 चम्मच चीनी डाल दी। यहाँ सोल्यूट का अमाउंट काफी ज्यादा हो गया, तो ये बन गया एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों ही केसेस में सॉल्वेंट यानी पानी का अमाउंट सेम है, फर्क सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की क्वांटिटी का है। लेकिन एक सवाल तो दिमाग में आएगा ही कि आखिर क्या होगा अगर हम उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में चीनी डालते ही चले जाएं। क्या पानी में हम अनलिमिटेड चीनी घोल सकते हैं? चलो इसका पता लगाते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। एक लिमिट आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब सॉल्वेंट यानी पानी और ज्यादा सॉल्यूट यानी चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाता। उस पॉइंट पर जब सॉल्यूशन की और घुलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद अगर आपने और चीनी डाली तो वो घुलेगी नहीं, बल्कि सीधा नीचे ग्लास में बैठ जाएगी। ये डेफिनेशन एग्जाम में आती ही आती है, इसको मस्ट लर्न कैटेगरी में डाल लो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्रेज, एट ए गिवन टेम्परेचर, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो फिर सैचुरेटेड से पहले क्या था? जब तक सोल्यूशन में और सोल्यूट डिसॉल्व करने की गुंजाइश है, जब तक वो फुल नहीं हुआ है, तब तक उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस के एग्जांपल्स देखे थे, वो दोनों ही एक्चुअली अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस थे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही हम थोड़ी और चीनी घोल सकते थे। ओके, एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। अब ये क्या चीज है? कई बार स्टूडेंट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, सॉल्युबिलिटी बेसिकली एक नंबर है, एक मेजरमेंट है। ये हमें बताता है कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में घुल सकता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे हम कह सकते हैं कि 100 ml पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम्स नमक घुल सकता है। तो ये जो 36 ग्राम्स हैं, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन एक स्टेट है, एक कंडीशन है, और सॉल्युबिलिटी उस स्टेट तक पहुंचने की एक्चुअल कैपेसिटी है। याद है मैंने सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन में एट अ गिवन टेम्परेचर पर इतना जोर क्यों दिया था? वेल, इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर पूरा गेम बदल देता है। इट्स अ टोटल गेम चेंजर। जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, सॉल्युबिलिटी के सारे रूल्स भी बदल जाते हैं। चलो इसका इफेक्ट ऐसे समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन है, उसमें और चीनी घोल ही नहीं रही। अब अगर तुम उसे गर्म करना शुरू कर दो तो गेस व्हाट, एकदम से जादू होगा। आप देखोगे कि आप उसमें और भी चीनी घोल पा रहे हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी की सॉल्युबिलिटी यानी चीनी को घोलने की कैपेसिटी बढ़ गई। इसलिए जो सोल्यूशन पहले सैचुरेटेड था, अब गर्म करने पर वो वापस अनसैचुरेटेड बन गया है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ठंडे दूध से ज्यादा चीनी गर्म दूध में आराम से घुल जाती है, राइट? तो टेम्परेचर की इसी अमेजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके ना हम एक बहुत ही स्पेशल, एक अजीब सा सोल्यूशन बना सकते हैं। इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक सोल्यूशन को हाई टेम्परेचर पर पूरी तरह सैचुरेटेड कर दो। स्टेप 2, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, आप उसमें और एक्स्ट्रा सोल्यूट आराम से घोल सकते हो। स्टेप 3, और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, उस गर्म सोल्यूशन को बहुत धीरे धीरे बिना हिलाए ठंडा होने दो। तो ऐसा करने से हुआ क्या? बेसिकली आपने सॉल्वेंट को धोखा दे दिया है। You've tricked it. सोल्यूशन ठंडा हो चुका है, लेकिन उसने अभी भी उतना सोल्यूट पकड़ के रखा है जितना वो सिर्फ गर्म होने पर कर सकता था। ऐसे ही सोल्यूशन को जिसमें उसकी नॉर्मल कैपेसिटी से भी ज्यादा सोल्यूट घुला हुआ हो, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, ये एक बहुत ही टेम्परेरी, बहुत ही नाजुक, अनस्टेबल स्टेट है। तो इसकी की प्रॉपर्टीज क्या हैं जो एग्जाम में लिखनी है?
सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। मतलब अगर आपने उस सोल्यूशन को हल्का सा छेड़ भी दिया ना, जैसे उसको हिला दिया या उसमें चीनी का एक दाना भी डाल दिया, तो बूम, सारा एक्स्ट्रा डिसॉल्व सोल्यूट एकदम से बाहर निकल आएगा और क्रिस्टल्स बन जाएंगे। दूसरी बात, ये एक टेम्पररी स्टेट है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेस सुपर सैचुरेटेड। हमेशा याद रखो, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन स्टेबल हो सकता है, पर एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमेशा हमेशा अनस्टेबल होता है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है आपके लिए। स्क्रीन पर देखो, यहाँ 2 ग्लास नींबू पानी है, राइट? एक हल्का सा पीला है और दूसरा काफी गहरा पीला। अब आप बताओ, इनमें से ज्यादा मीठा कौन सा होगा? ऑफ कोर्स जिसका रंग गहरा है वही। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी ज्यादा घुली हुई है। बस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन का। कोई चीज कितनी घुली हुई है वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसकी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है? ये रही। The concentration of a solution is defined as the amount of solute present in a given amount of solution. यहां amount word पे ध्यान दो। amount का मतलब मास भी हो सकता है यानी ग्राम्स में, और वॉल्यूम भी हो सकता है यानी मिलीलीटर्स में। ये आगे फॉर्मूलाज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन को आगे समझने से पहले ये 3 वर्ड्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाने चाहिए: सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। चलो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। नमक और पानी। जो चीज घुल रही है जैसे कि नमक, वो है सोल्यूट। जिस चीज में घुल रही है यानी पानी, वो है सॉल्वेंट। और जब नमक पानी में अच्छे से घुल जाता है तो जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। ये टेबल एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का सबसे पहला तरीका है मास बाय मास परसेंटेज। इसको हम शॉर्ट में परसेंटेज W/W भी लिखते हैं, यानी वेट बाय वेट। इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। इट एक्सप्रेसेस द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सिंपल भाषा में 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है। यहां नोटिस करो, हम सोल्यूट का भी मास ले रहे हैं और सोल्यूशन का भी मास ले रहे हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला है ये: मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला एक सिंपल लॉजिक पे चलता है, पार्ट अपॉन होल। यहां पार्ट है हमारा सोल्यूट और होल है पूरा सोल्यूशन। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंट यानी पर 100, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। चलो अब इस फॉर्मूले को यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सवाल है कि एक सॉल्यूशन में 5 ग्राम नमक यानी सॉल्यूट को 45 ग्राम पानी यानी सॉल्वेंट में घोला गया है। हमें इस सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। याद रखो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला स्टेप हमेशा होता है जो दिया गया है उसे साफ साफ लिख लो। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यही वो स्टेप है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। स्टेप 1 हमने गिवन वैल्यूज लिख ली। मास ऑफ सॉल्यूट है 5 ग्राम्स और मास ऑफ सॉल्वेंट है 45 ग्राम्स। अब आओ स्टेप 2 पर, जो सबसे क्रूशियल है। फॉर्मूला में हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 ग्राम्स प्लस 45 ग्राम्स, टोटल हो गया 50 ग्राम्स। ये है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बस स्टेप 3 में इसको फॉर्मूला में डाल दो। 5 ऊपर, 50 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल कैलकुलेशन, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 10%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप इस सोल्यूशन का 100 ग्राम्स लोगे तो उसके अंदर आपको 10 ग्राम नमक मिलेगा। और हाँ, आंसर में परसेंटेज का साइन परसेंटेज लगाना कभी मत भूलना। चलो अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने का दूसरा मेथड देखते हैं। यह है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी परसेंट W/V। इसकी डेफिनेशन है, इट एक्सप्रेसेस द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, हम सोल्यूट का तो मास ले रहे हैं ग्राम्स में, लेकिन सोल्यूशन का मास नहीं, वॉल्यूम ले रहे हैं मिलीलीटर्स में। मास बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला पहले वाले जैसा ही है, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखा, नीचे यानी डिनोमिनेटर में मास ऑफ सोल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया है। बाकी सब सेम है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। इस छोटे से फर्क को हमेशा याद रखना। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सवाल है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर टोटल 200 ml का सोल्यूशन बनाया गया। इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से पढ़ो, यहां हमें सीधे फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही दे दिया गया है। हमें पिछले सवाल की तरह कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है।
तो इसका सोल्यूशन तो और भी आसान है। स्टेप 1, गिवन वैल्यूज लिखो। मास ऑफ सोल्यूट है 10 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 200 ml। स्टेप 2, अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। वैल्यूज को उनकी जगह पर रख दो, 10 ग्राम ऊपर, 200 ml नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आता है 5%। सो द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज 5%। इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन के हर 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। देखा कितना सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला और गिवन वैल्यूज अच्छे से पता हो। अब ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। पहली गलती, फॉर्मूला में सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का मास यूज कर लेना, जैसे 50 ग्राम की जगह 45 ग्राम लिख देना, बिल्कुल गलत। दूसरी, 100 से मल्टीप्लाई करना ही भूल जाना। तीसरा, W/W और W/V के फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाना। और आखिरी, यूनिट्स गलत लिखना। मास हमेशा ग्राम्स और वॉल्यूम मिलीलीटर्स में ही होगा। इन गलतियों से बचना है। ओके, तो अभी तक हमने बात की लिक्विड सॉल्यूशंस की, पर क्या मिक्सचर्स हमेशा लिक्विड ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलो एक स्पेशल टाइप के सॉलिड मिक्सचर की बात करते हैं, एलॉयज। एलॉयज क्या है? Alloys are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal. For example, steel, brass यानी पीतल, bronze यानी कांसा। ये सब alloys हैं। इनकी खास बात यह है कि एक बार बन गए तो आप इनके कंपोनेंट्स को आसानी से फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम क्वेश्चन है कि एलॉयज को मिक्सचर क्यों कहते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, एन एलॉय शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिन मेटल से वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज उसमें दिखती हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दे हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब हम कंपोनेंट्स का रेशो बदल सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स जैसे पानी H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स्ड रहता है। चलो इस वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाले पॉइंट को ब्रास के एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रास यानी पीतल कॉपर और जिंक से बनता है। नॉर्मली इसमें लगभग 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। लेकिन अगर हमें थोड़े अलग प्रॉपर्टी वाला ब्रास चाहिए तो हम इस रेशियो को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, मे बी 60-40 कर दें। और यही चीज प्रूव करती है कि ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन वेरिएबल है। सो हैव यू एवर वंडर्ड, दूध बिल्कुल एक जैसा यानी यूनिफॉर्म क्यों दिखता है? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ परफेक्टली मिक्स हो गया हो, बट ऑन द अदर हैंड जब फॉग में से कार की हेडलाइट गुजरती है तो वो लाइट को फैला देती है, स्कैटर कर देती है और हमें लाइट का पूरा पाथ विजिबल हो जाता है। तो दोनों ही कोलॉइड हैं, बड़ी अलग अलग बिहेवियर क्यों? वेल, इस सवाल का जवाब इनकी प्रॉपर्टीज में ही छुपा है। Okay, to understand this, सबसे पहले we need to know what heterogeneous mixtures are. Just imagine, आपने पानी में थोड़ी सी सैंड मिला दी। आप सैंड के पार्टिकल्स को आसानी से अलग से देख सकते हैं, राइट? और अगर आप एक स्पून मिक्सचर ऊपर से लें और एक नीचे से, तो सैंड की क्वांटिटी ऑब्वियसली अलग अलग होगी। बस ऐसे ही मिक्सचर्स जिनके पार्ट्स हम फिजिकली अलग अलग देख सकते हैं और जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, उन्हें ही हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। नाउ, ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ये जनरली दो तरह के होते हैं, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। इनमें सबसे बड़ा और सिंपल सा डिफरेंस ये है कि सस्पेंशंस के पार्टिकल्स, जैसे पानी में मिट्टी, थोड़ी देर बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स मिक्सचर में ही सस्पेंडेड रहते हैं, दे जस्ट डोंट सेटल डाउन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ कोलॉइड? देखिए, अ कोलॉइड इज अ मिक्सचर दैट अपीयर्स होमोजेनस बट इज एक्चुअली अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। इसका मतलब है कि कोलॉइड देखने में तो होमोजेनस लगता है, जैसे सब कुछ परफेक्टली घुल गया हो, लेकिन एक्चुअली में वो हेटेरोजीनियस होता है। इट्स अ बिट ऑफ अ पैराडॉक्स, इजंट इट? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। जब आप एक ग्लास दूध को देखते हैं तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखता है, एक जैसा। ऐसा लगता है जैसे ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मानो एक ही चीज से बना हो। आप उसमें पानी और फैट को अलग अलग तो नहीं देख पाते, राइट? बट हियर्स द ट्विस्ट, अगर आप इसी दूध को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें ग्लोब्यूल्स कहते हैं, पानी में पूरी तरह फैले हुए हैं। दैट मीन्स इसके पार्ट्स फिजिकली डिस्टिंक्ट हैं और ये एक्चुअली में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, भले ही हमें अपनी आंखों से ना दिखे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं द टिंडल इफेक्ट। ये वो फिनोमेनॉन है जिसमें
कोलॉइड के पार्टिकल्स अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, जिससे लाइट का पाथ बिल्कुल विजिबल हो जाता है। और यही कोलॉइड को पहचानने का सबसे आसान टेस्ट है। सो ये होता क्यों है? द रीजन इज क्वाइट सिंपल। देखो, एक ट्रू सोल्यूशन जैसे पानी में नमक, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट उनके आर पार निकल जाती है। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि जब लाइट की बीम उनसे टकराती है तो वो लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर कर देते हैं। और जब ये लाखों पार्टिकल्स एक साथ लाइट को स्कैटर करते हैं तो हमें लाइट का पूरा पाथ, उसका पूरा रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। इसका एक ब्यूटीफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब आप किसी घने जंगल में सुबह सुबह सूरज की रोशनी को पेड़ों के बीच से आते हुए देखते हैं, हवा में जो मिस्ट या फॉग की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो ही कोलॉइडल पार्टिकल्स का काम करती हैं और सनलाइट को स्कैटर करके उसके पाथ को विजिबल बना देती हैं। इट्स अ स्टनिंग साइट। और एक और कॉमन एग्जाम्पल जो आपने अपने घर में जरूर देखा होगा, जब किसी अंधेरे कमरे में एक छोटे से होल से लाइट अंदर आती है तो आपको लाइट का पूरा बीम दिखता है, राइट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमरे की हवा में जो डस्ट या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो चलिए अब एक एक करके कोलॉइड्स की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समराइज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे क्लोज अटेंशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका नेचर एंड अपीयरेंस। जैसा हमने अभी मिल्क के एग्जाम्पल से समझा, इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इट लुक्स होमोजीनियस बट इट्स एक्चुअली हेट्रोजीनियस। दूसरी बात, इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन से छोटे लेकिन सोल्यूशन से बड़े होते हैं। ये इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते। You'd need a microscope for that. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका बिहेवियर विद लाइट एंड ग्रेविटी। हम डिटेल में देख चुके हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं, जिसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज अ स्टेबल मिक्सचर। स्टेबल होने का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि अगर आप दूध के ग्लास को घंटों तक ऐसे ही छोड़ दें तो भी उसके फैट पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। दे विल ऑलवेज रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर, अनलाइक सैंड इन वाटर। अब सवाल ये है कि क्या हम इन पार्टिकल्स को मिक्सचर से अलग कर सकते हैं? स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर गलती करते हैं। आप कोलॉइड्स को सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के टाइनी होल से भी आराम से पास हो जाते हैं। तो फिर इन्हें सेपरेट कैसे करें? वेल, इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज होती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने घर में मिक्सर में लस्सी बनते देखा होगा। ये प्रोसेस कुछ वैसा ही है। इस टेक्निक में मिक्सचर को एक मशीन में डालकर बहुत हाई स्पीड पर घुमाया जाता है। इससे जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स की वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। डेयरीज में दूध से क्रीम निकालने के लिए यही प्रोसेस यूज होता है। तो आइए एक बार सारी प्रॉपर्टीज को इस समरी टेबल में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स एक साथ याद हो जाएं। सबसे पहले इसका नेचर हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि नेकेड आई से नहीं दिखता। ये मिक्सचर स्टेबल होता है, यानी इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। ये लाइट को स्कैटर करता है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सिंपल फिल्ट्रेशन से इसे अलग नहीं किया जा सकता। और फाइनली इसे सेपरेट करने के लिए स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज मिलकर एक कोलॉइड को यूनिक बनाती हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। और कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें इसके दो मेन कंपोनेंट्स को समझना होगा। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्सिंग मीडियम। अच्छा, इन दो कंपोनेंट्स को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा रोजमर्रा का एग्जांपल लेते हैं, शिकंजी का। सोच के देखिए, जब आप शिकंजी बनाते हैं तो आप पानी में क्या क्या डालते हैं? चीनी, नींबू का रस, नमक, राइट? ये सब चीजें हैं डिस्पर्स्ड फेज। और ये सब किस चीज के अंदर मिल रहे हैं? पानी के। तो पानी हो गया हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम। तो बिल्कुल आसान भाषा में याद रखने के लिए, डिस्पर्स्ड फेज वो चीज जो घुल रही है और डिस्पर्सिंग मीडियम वो चीज जिसमें घुल रही है। तो अब जब हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, चलिए इन्हीं के बेसिस पर कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमारी सबसे पहली कैटेगरी उन कोलॉइड्स की है जिनका डिस्पर्सिंग मीडियम एक सॉलिड होता है, यानी यहां पर जो बेस है, जो मेन कंपोनेंट है, वो सॉलिड है। ओके, तो जब हमारा मीडियम सॉलिड है, इसके अंदर तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम सॉलिड के अंदर गैस को डिस्पर्स कर सकते हैं, जिससे बनता है फोम। हम सॉलिड के अंदर लिक्विड को डिस्पर्स कर सकते हैं, जिससे बनता है जेल। और हाँ, हम सॉलिड के अंदर एक और सॉलिड को भी डिस्पर्स कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉलिड सोल।
चलिए इन तीनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला टाइप है फोम। यहां पर डिस्पर्स्ड फेज है गैस और मीडियम है सॉलिड। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है स्पंज, जो हम सबने यूज किया है। कभी सोचा है कि स्पंज इतना हल्का और सॉफ्ट क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उसके सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर हवा यानी गैस के छोटे छोटे बबल्स फंसे हुए रहते हैं। वही ट्रैप्ड गैस उसे उसकी प्रॉपर्टीज देती है। प्यूमिस स्टोन भी इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो स्पंज और प्यूमिस स्टोन जरूर याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं जेल की तरफ। इस केस में डिस्पर्स फेज है लिक्विड और मीडियम है सॉलिड। सोचिए जेली, चीज या बटर। अगर आप बटर को ध्यान से देखें तो उसमें सॉलिड फैट के नेटवर्क के अंदर पानी के यानी लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ट्रैप्ड रहते हैं और इसी वजह से उसका टेक्सचर ऐसा सेमी सॉलिड सा होता है। और इस कैटेगरी का तीसरा टाइप है सॉलिड सॉल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और मीडियम भी सॉलिड है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन्स, जैसे कि रूबी। रूबी में क्या होता है कि एक सॉलिड क्रिस्टल के अंदर दूसरे मेटल ऑक्साइड्स के बहुत ही फाइन सॉलिड पार्टिकल्स फैले होते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से उसे वो सुंदर लाल रंग मिलता है। तो ये थे वो सारे कोलॉइड्स जिनका बेस या मीडियम सॉलिड था। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जहां पर हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम एक लिक्विड है और ये टाइप्स तो हमें अपनी डेली लाइफ में हर जगह दिखते हैं। तो जब हमारा मीडियम लिक्विड होता है, यहां पर भी हमें 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम लिक्विड में गैस को मिक्स करें तो बनता है फोम। अगर हम लिक्विड में एक और लिक्विड मिक्स करें तो बनता है इमल्शन, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लिक्विड में सॉलिड मिक्स करें तो बनता है सोल। तो देखिए पहला टाइप यहां भी फोम ही है। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हमने जो फोम देखा था वो गैस एंड सॉलिड था, ये वाला गैस एंड लिक्विड है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है शेविंग क्रीम या व्हिप्ड क्रीम। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड बेस के अंदर गैस के बबल्स को ट्रैप कर दिया जाता है, जिससे वो झाग जैसा फ्रॉथी टेक्सचर बनता है। अगला टाइप है एमल्शन, और मैं आपको बता दूं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। एमल्शन तब बनता है जब एक लिक्विड दूसरे इमिसिबल लिक्विड में डिस्पर्स होता है। इमिसिबल मतलब दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में आसानी से मिक्स नहीं होते। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दूध यानी मिल्क। मिल्क में लिक्विड फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पानी में यानी एक दूसरे लिक्विड में फैले हुए रहते हैं। और इस कैटेगरी का आखिरी टाइप है सॉल। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स एक लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे कि पेंट या फिर मिट्टी वाला पानी यानी मडी वाटर। आपने पेंट में देखा होगा, सॉलिड पिगमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड बेस में सस्पेंड रहते हैं और वो इतनी आसानी से नीचे सेटल नहीं होते। अब यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गवा देते हैं, और वो है इन दो फोम टाइप्स के बीच का डिफरेंस। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक है गैस इन सॉलिड और दूसरा है गैस इन लिक्विड। मार्क्स स्कोर करने के लिए बस इतना याद रखिए कि इनका मेन डिफरेंस डिस्पर्सिंग मीडियम का है। अगर मीडियम सॉलिड है जैसे स्पंज तो स्ट्रक्चर रिजिड होगा, उसका एक फिक्स शेप होगा, और अगर मीडियम लिक्विड है जैसे शेविंग क्रीम तो स्ट्रक्चर फ्लो कर सकता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा। सिंपल। चलिए अब हम अपनी फाइनल कैटेगरी पर आते हैं, जहां पर हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम एक गैस है। ये एक काफी स्पेशल टाइप का कोलॉइड बनाता है। देखिए, जब हमारा मीडियम गैस होता है तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज या तो लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही केसेस में जो कोलॉइड बनता है उसे हम एक ही कॉमन नाम से जानते हैं, एरोसॉल। तो पहले टाइप का एरोसॉल वो है जिसमें लिक्विड गैस में डिस्पर्स्ड होता है। इसका सबसे बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है फॉग या क्लाउड्स यानी कोहरा या बादल। इनमें होता क्या है, पानी की बहुत ही छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉपलेट्स हवा में यानी गैस में सस्पेंडेड रहती हैं। और दूसरे टाइप का एरोसॉल वो है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे कि स्मोक यानी धुआं। धुएं में कार्बन के बहुत ही फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हवा में फैले हुए रहते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। तो आइए इन दोनों एरोसॉल्स के डिफरेंस को आखिर में अच्छे से समझ लेते हैं। एक तरफ है फॉग जिसमें डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड, दूसरी तरफ है स्मोक जिसमें डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड। इन दोनों में कॉमन क्या है, इनका डिस्पर्सिंग मीडियम जो दोनों में ही गैस यानी एयर है। तो अगर एग्जाम में इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो आपको बस इनके डिस्पर्स्ड फेज पर फोकस करना है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सस्पेंशन के बारे में। ये एक अजीब तरह का मिक्सचर है जिसके पार्टिकल्स वो डिसॉल्व ही नहीं होते,
बस पूरे लिक्विड में इधर उधर घूमते रहते हैं जैसे सस्पेंडेड हो। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एक सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसे हम अब एकदम डिटेल में समझेंगे। ओके, सो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, व्हाट इज अ सस्पेंशन? आखिर ये है क्या? याद है हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था जिनका कंपोजिशन पूरी तरह से सेम नहीं होता। बस सस्पेंशन उसी फैमिली का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंबर है। ऑलराइट, लुक क्लोजली। ये है इसकी परफेक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। अगर एग्जाम में सवाल आता है व्हाट इज अ सस्पेंशन, तो फुल मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल यही लिखना है। लेट्स फोकस ऑन द कीवर्ड्स हियर। नंबर 1, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नंबर 2, इसमें सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। और नंबर 3, वो मीडियम में रिमेन सस्पेंडेड। सिंपल। चलिए इसी डेफिनेशन को और भी सिंपल टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर है, इट्स ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, इसके जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो घुलते नहीं, दे डू नॉट डिसॉल्व। और तीसरा, ये पार्टिकल्स बस मीडियम में इधर उधर तैरते रहते हैं, यानी दे रिमेन सस्पेंडेड। अब यहां 2 नए टेक्निकल टर्म्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्टिकल्स तैर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिस लिक्विड या मीडियम में वो तैर रहे हैं उसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। इन दोनों को जरूर याद रखना। ओके, इनफ विद द थ्योरी। अब देखते हैं कि ये सस्पेंशंस हमारी डेली लाइफ में आखिर हैं कहां। एंड ट्रस्ट मी, आप इन्हें रोज देखते हैं, बस शायद अब तक इनका नाम नहीं जानते थे। लेट्स स्टार्ट विद अ क्लासिक स्कूल एग्जांपल। सोचो, आपने चॉक पाउडर लिया और उसे पानी में डाल दिया, क्या होगा? ऑफ कोर्स वो डिसॉल्व नहीं होगा। आपको चॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में साफ साफ घूमते हुए दिखेंगे। तो इस केस में हमारा डिस्पर्स फेस क्या हुआ? द चॉक पाउडर। और डिस्पर्जन मीडियम? बिल्कुल सही, वाटर। अब एक और सुपर कॉमन एग्जाम्पल, मडी वाटर। जब बारिश होती है तो सड़कों पर जो मिट्टी वाला पानी जमा हो जाता है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सस्पेंशन। यहां पर जो सॉइल या मड पार्टिकल्स हैं वो है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और जो वाटर है वो है डिस्पर्जन मीडियम। चलो अब सीधे किचन में चलते हैं। जब आप आटे में पानी मिलाते हो तो क्या आटा डिसॉल्व हो जाता है? नहीं ना, एक क्लाउडी सा धुंधला सा मिक्सचर बनता है। वेल गेस व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ सस्पेंशन। यहां जो फ्लावर के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज हैं, और वाटर, यू गेस्ड इट, डिस्पर्जन मीडियम है। सो अब तक हम सस्पेंशंस को पहचानना सीख गए हैं। लेट्स गेट इनटू द रियली इंटरेस्टिंग पार्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट मेक्स अ सस्पेंशन अ सस्पेंशन? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इट्स पार्टिकल्स। देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, द पार्टिकल साइज। जब आप एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हो जैसे नमक और पानी, तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं। बट सस्पेंशंस आर डिफरेंट। यहां पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स। इतने बड़े कि आप उन्हें आराम से अपनी आंखों से देख सकते हो। दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, नो माइक्रोस्कोप नीडेड। अब इन बड़े पार्टिकल्स की वजह से सस्पेंशन एक बहुत ही कूल प्रॉपर्टी शो करता है जिसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये क्या चीज है? इट्स बेसिकली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब एक लाइट की बीम इन बड़े पार्टिकल से टकराती है तो पार्टिकल्स उस लाइट को हर डायरेक्शन में बिखरा देते हैं, और इससे होता यह है कि पूरा का पूरा पाथ ऑफ द लाइट विजिबल हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो आराम से लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। सो अगर आप एक सस्पेंशन से टॉर्च की लाइट पास करोगे तो आपको लाइट का पूरा रास्ता मिक्सचर के अंदर साफ साफ दिखेगा। लेकिन अब यहां एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि सस्पेंशन हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखाता है। नहीं, जब आप सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो और पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, तब ऊपर तो साफ लिक्विड बचा, अब वहां लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल्स है ही नहीं, इसलिए इट नो लॉन्गर शोज द टिंडल इफेक्ट। दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट। चलो अब आते हैं सस्पेंशन की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर, विच इज इट्स इनस्टेबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन इज, हम सस्पेंशंस को अनस्टेबल कहते ही क्यों हैं? व्हाट डज दैट इवन मीन? इसको ऐसे समझो कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े लेजी होते हैं। जब तक आप मिक्सचर को हिलाते डुलाते रहोगे तब तक वो बेचारे सस्पेंडेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड यानी शांति से छोड़ देते हो तो ग्रेविटी अपना काम शुरू कर देती है। वो इन भारी पार्टिकल्स को नीचे खींच लेती है और धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं। द मिक्सचर सेपरेट्स ऑन इट्स ओन, और बस इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल की प्रॉपर्टी। हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं और वो डिसॉल्व भी नहीं होते, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं? ओह एब्सोल्युटली।
और इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम बस मिक्सचर को एक फिल्टर पेपर के थ्रू डालते हैं। अब क्योंकि सल्यूट पार्टिकल्स बड़े हैं, वो फिल्टर पेपर के छोटे छोटे होल से पास नहीं हो पाते और ऊपर ही अटक जाते हैं। जो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर रह गए, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, रेजिड्यू। और जो साफ लिक्विड छन कर नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो गया, उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। तो देखा, फिल्ट्रेशन यूज करके हम सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को कितनी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में। अच्छा, इस टॉपिक को ना हम एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम लेंगे थोड़ा सा आयरन यानी लोहा और थोड़ा सा सल्फर। इन दोनों को हम दो अलग अलग तरीकों से कंबाइन करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। बस यहीं से आपको मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सिनेरियो नंबर 1। इसमें हमने क्या किया? बस सिंपल, आयरन फाइलिंग्स लिए, सल्फर पाउडर लिया और उन्हें एक डिश में डालकर फिजिकली मिक्स कर दिया। बस जैसे चम्मच से हिला दिया। सोचो जैसे आप भेलपूरी बना रहे हो, जहां हर चीज अलग अलग दिखती है। यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, इसलिए कोई नई चीज भी नहीं बनी। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें आप कंपोनेंट्स को अलग अलग देख सकते हो। देखो, आपको ग्रे आयरन भी दिख रहा है और येलो सल्फर भी। अब इस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली और सबसे खास बात, ये दोनों चीजों की यानी आयरन और सल्फर की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज दिखाता है। ग्रे आयरन के पार्टिकल्स अभी भी साफ दिख रहे हैं, येलो सल्फर के पार्टिकल्स भी साफ दिख रहे हैं। अगर हम इसके पास एक मैग्नेट लेकर आए ना, तो आयरन के सारे पार्टिकल्स फटाक से मैग्नेट से चिपक जाएंगे। इसका मतलब आयरन अभी भी मैग्नेटिक है। और अगर हम इसमें एक लिक्विड डालें, कार्बन डाइसल्फाइड, तो उसमें सारा सल्फर घुल जाएगा और आयरन पीछे बच जाएगा। तो साफ है, दोनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा है। और क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल मिक्स है, इसको अलग करना बहुत ही आसान है फिजिकल मेथड से। देखिए इस डायग्राम में, जैसे ही हम मिक्सचर के पास एक मैग्नेट लाते हैं, वो सारे के सारे आयरन फाइलिंग्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ये इस बात का पक्का प्रूफ है कि आयरन और सल्फर के बीच में कोई परमानेंट केमिकल बॉन्ड बना ही नहीं था। वो बस साथ में बैठे थे और देखो पीछे क्या बचा, सिर्फ येलो सल्फर पाउडर। इसे कहते हैं सेपरेशन बाय अ फिजिकल मेथड। चलिए अब मिक्सचर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड क्या चीज है। इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। और यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, द न्यू सब्सटेंस हैज प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये मिक्सचर से एकदम उल्टा है, राइट? यहां एक ऐसी नई चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज उसको बनाने वाले कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होती हैं। तो अब टाइम है सिनेरियो नंबर 2 का। इस बार हमने वही आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स किया, लेकिन इस बार हमने उसे स्ट्रांगली हीट किया, आग पर गर्म किया। जैसे ही हम हीट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और अक्सर एक ग्लो भी दिखता है। आप कह सकते हैं कि यहां एक केमिकल वेडिंग हो गई, आयरन और सल्फर परमानेंटली जुड़ गए। इस रिएक्शन के बाद हमें मिलती है एक बिल्कुल नई चीज, एक नया सब्सटेंस जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। और ये दिखने में कैसा है? एक ब्लैक कलर का हार्ड सा मास। ये अब मिक्सचर नहीं है, ये एक नया कंपाउंड है। बिल्कुल वैसे जैसे आप इंग्रेडिएंट्स को बेक करके केक बनाते हो, जो अपने इंग्रेडिएंट्स से बिल्कुल अलग होता है। तो अब इस नए बने आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज एकदम नई है। ये एक यूनिफॉर्म ब्लैक मटेरियल है, यानी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब अब आप इसमें आयरन या सल्फर को अलग अलग नहीं पहचान सकते, सब एक हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट और शॉकिंग बात, द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड सल्फर आर लॉस्ट। कहां गया आयरन का मैग्नेटिज्म, कहां गया सल्फर का येलो कलर? सब गायब। ये जो नया सब्सटेंस बना है आयरन सल्फाइड, ये नॉन मैग्नेटिक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा मैग्नेट टेस्ट। इस डायग्राम में ध्यान से देखिए। जब हम वही मैग्नेट इस नए काले सब्सटेंस यानी आयरन सल्फाइड के पास लाते हैं, तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं। मैग्नेट इसे अट्रैक्ट ही नहीं करता। यही तो है क्रूशियल पॉइंट। इससे प्रूव हो जाता है कि आयरन ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो दी है। क्यों? क्योंकि अब वो आजाद नहीं है। उसने सल्फर के साथ एक परमानेंट केमिकल बॉन्ड बना लिया है। वो अब आयरन सल्फाइड का पार्ट है। ये देखिए, इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। लेफ्ट साइड में देखिए, मिक्सचर में आयरन मैग्नेटिक रहता है और सल्फर येलो रहता है। राइट साइड में देखिए, कंपाउंड बनने के बाद एक बिल्कुल नया नॉन मैग्नेटिक ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है। इस एक फंडामेंटल डिफरेंस को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जो आगे समरी टेबल आने वाला है वो इसी पर बेस्ड है। तो चलिए अब इस टेबल से सारे डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। ये टेबल इस पूरे टॉपिक का हार्ट है।
एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। पॉइंट 1, फॉर्मेशन। मिक्सचर में चीजें बस फिजिकली मिक्स होती हैं, कोई नई चीज नहीं बनती, जबकि कंपाउंड में एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। पॉइंट 2, कॉम्पोजिशन। मिक्सचर की कॉम्पोजिशन वेरिएबल होती है, मतलब आप कितना भी आयरन और कितना भी सल्फर मिक्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन कंपाउंड में कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड बाय मास होती है। जैसे पानी H2O है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वैसे ही आयरन सल्फाइड में भी उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। पॉइंट 3, प्रॉपर्टीज। मिक्सचर अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज दिखाता है, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग, एकदम नई होती हैं। और लास्ट पॉइंट, सेपरेशन। मिक्सचर के पार्ट्स को हम मैग्नेट जैसे आसान फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस ही करने पड़ते हैं। इस टेबल को अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। Now let's discuss about physical and chemical changes. ये ऐसे changes हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ना हर जगह देखते हैं। Just think about it. बर्फ का पिघलना या फिर एक मोमबत्ती का जलना। So, to really understand these changes in matter, to get the hang of how substances transform, we first need to look at the two main ways this happens. Alright, so let's start with the first type, which is also the simpler one. It's called a physical change. Now, what's happening here is that the form of the substance might change, sure, but its actual identity, that stays exactly the same. Okay, now pay close attention. This is the exact definition you need to write in your exams. A physical changes that occur without a change in composition or the chemical nature of the substance. Basically, इसका मतलब क्या है कि substance की जो core identity है, उसका chemical nature वो बिल्कुल भी नहीं बदलता. And remember these keywords, without a change in composition, are super important for getting full marks. The best example for this, and it's a universal one, is water. Just look at this diagram. You have ice, water and steam. तीनों physically कितने अलग दिखते हैं, right? But chemically they are all just H2O. Nothing new is formed. ये सिर्फ एक change of state है from one form to another, which is a classic textbook example of a physical change. Okay, let's look at some more daily life examples. Melting ice or butter. That's a physical change. Boiling water. Physical change. How about cutting trees or logs of wood? सोचो, आप लकड़ी का साइज छोटा कर रहे हो, पर है तो वो अभी भी लकड़ी ही, right? Same thing when you're dissolving salt or sugar in water. आप पानी को evaporate कर दो and you'll get the salt right back. और सबसे simple, making a fruit salad. आपने fruits को काटा, mix किया, पर सेब का टुकड़ा अभी भी सेब है और केले का टुकड़ा केला. The key is, no new substance is formed. Alright, now that we've covered physical changes, let's move on to the second type. This one's called a chemical change, which is also known as a chemical reaction. And this one is a much bigger deal. It's more permanent because इसमें बिल्कुल नए substances form होते हैं. So the official definition is changes where one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition, resulting in the formation of new substances. Now, the most important phrase here, the one you absolutely have to remember, is formation of new substances. In a chemical change, you get completely new stuff, with properties that are totally different from what you started with. To really understand what chemical properties are, let's compare water and cooking oil. Physically, they're similar, right? दोनों liquids हैं. That's their physical property. But their chemical properties are completely different. पानी आग बुझाता है. It extinguishes fire. जबकि cooking oil, well, it's flammable. वो खुद जल जाता है. It's these chemical properties that decide how a substance is going to react. And a perfect example of this is the rusting of iron. You start with this shiny piece of iron, but when it comes in contact with air and moisture, a chemical reaction happens. And what do you get? A totally new substance, this reddish-brown, flaky rust. This rust is not iron anymore. Chemically, it's a new thing called iron oxide. Some other great examples. Think about burning wood or paper. What's left behind? Ash and smoke, completely new substances. Or what about the digestion of food in our stomachs? That's a chemical change. Cooking an egg, souring of milk. In all these cases, you get new substances and the change is usually irreversible. Now here's a common mistake students make. They confuse burning with melting. Please remember, burning always creates new substances, so it's always a chemical change. Okay, now for a really interesting and classic example. This one shows up in exams all the time. It's the burning candle mystery. And what makes it so special is that it shows both physical and chemical changes happening at the exact same time. So the big question is, when a candle is burning, are the changes we see physical, chemical, or both? Let's break it down using this diagram.
See, there are two things happening here. First, the physical change. The heat from the flame is melting the solid wax into liquid wax. That's just a change of state, right? Solid to liquid. But then there's the chemical change. This liquid wax turns into vapor, and in the flame, it reacts with oxygen. It burns, and this reaction creates totally new substances: carbon dioxide, water vapor, and of course, heat and light. So there you have it. A burning candle is an example of both. All right, now we're getting to what might be the most important part of this topic, especially for your exams. The comparison table on the next slide is going to be your best friend for answering those differentiate between questions. Okay, let's go through these differences one by one. First up, new substance. Super simple. In a physical change, no new substance is formed. In a chemical change, one or more new substances are always formed. Next, the nature of change. A physical change is generally reversible, while a chemical change is generally irreversible. What about composition? Well, in a physical change, only the physical properties change. The chemical composition stays the same. But in a chemical change, the composition and properties change completely. Point number 4 is energy change. With physical changes, very little heat is involved. But with chemical changes, a lot of heat is often absorbed or given out. And finally, let's look at the examples again. For physical changes, you have things like melting of ice, dissolving sugar in water, and cutting wood. And for chemical changes, we've got burning of wood, rusting of iron, and digestion of food.